नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज की खास पेशकश शुद्ध सियासत। मैं हूं आलोक द्विवेदी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया 26 दलों को मिलाकर कुछ इस तरह बीजेपी और मोदी को केंद्र में सरकार बनाने से रोकने की मुहिम के तहत गठबंधन बनाया गया। दलों का छूटता साथ, सीटों के विवाद से इतर गठबंधन के नाम को लेकर भी एक बवाल लंबा चला। जब गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तो बड़ा फसाद हुआ। बीजेपी ने देश के नाम पर गठबंधन का नाम रखने को सोची समझी रणनीति बताया। काउंटर में उसने भारत को प्रमुखता देनी शुरू कर दी। आरोपों, बयानबाजी की बाढ़ सी आ गई। इस बीच मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गया, जब विपक्षी दलों से हाईकोर्ट के नाम रखने पर नोटिस देकर जवाब भी मांगा। दिलचस्प बात यह है कि इस मसले पर आज एक अहम सुनवाई फिर हुई, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा शामिल है। याचिका गिरीश भारद्वाज नाम के शख्स ने लगाई है, जिसमें अपील की गई है कि गठबंधन को इंडिया शब्द इस्तेमाल करने से रोका जाए, क्योंकि पार्टियां देश के नाम पर गलत फायदा ले रही हैं। याचिका में एम्बुलेंस एंड नेम्स एक्ट की धारा 3 का हवाला दिया गया। याचिका पर 4 अगस्त 2023 को नोटिस दिया गया था, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी समेत गठबंधन की 26 पार्टियां शामिल थीं। तब इस पर कोर्ट में लिखित जवाब देने की बजाय पार्टियों के नेताओं ने इस याचिका को गैर जरूरी और खारिज करने लायक बताया था। साथ ही चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा था, जिस पर चुनाव आयोग ने 1951 के जनप्रतिनिधि कानून के तहत दलों को रेगुलेट करने की बात तो कही, लेकिन गठबंधन के लिए किसी भी नियम का होने का हवाला ना होने की बात बताई। यही वजह है कि हाईकोर्ट की ओर से 8 मौके दिए जाने के बाद पार्टियों ने जवाब देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब कोर्ट में 1 हफ्ते बाद 10 अप्रैल का आखिरी मौका दिए जाने का मौका दिया गया है। लोकसभा चुनाव का पहला दौर 19 अप्रैल को है, जब वोटिंग होगी, लेकिन विपक्षी दलों का यह रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि हाईकोर्ट को जवाब देने से क्यों बच रहे हैं विपक्षी दल? इंडिया का इस्तेमाल इत्तेफाक नहीं, सोची समझी रणनीति है? कोर्ट की सख्ती से गठबंधन का चुनावी खेल बिगड़ने की क्या आशंका है? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस चर्चा में, और हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी से दीपक सोनकर जी, कांग्रेस नेता के रूप में हमारे साथ संजीत कुमार जुड़ेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आलोक पांडे जी जुड़ेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के साथी के पास जाऊंगा, संजीत जी। संजीत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, मुझे आ रही है आपकी आवाज। मेरी आ रही है आपको? जी बिल्कुल। संजीत जी, आप लोग हमेशा न्यायालय के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये क्या है? बार बार रिमाइंडर के बाद भी आपने अभी तक ये नहीं बताया कोर्ट को कि आपने अपने गठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन बताया कि हम नाम इंडिया नहीं है, इसको इन शॉर्ट आप INDIA करते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है ये। देखिए संजीत भाई, ये मैं बार बार आपको फिर याद दिला दूं, आपने अच्छा हुआ आपने ये बोला, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि राहुल गांधी जी कई बार ये कह चुके हैं कि ये NDA वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, मोदी वर्सेस इंडिया की लड़ाई है। वो तो आपके जो सबसे बड़े नेता है वही बोलते हैं इंडिया इंडिया इंडिया। आलोक जी, आज कोई भी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, सबके नाम के पीछे भारतीय लिखा हुआ है। और जहां तक बात है, आप भारतीय जनता पार्टी से निकलवा दीजिए, जनता पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी उन्होंने बनाई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज विषय ये नहीं है देश के अंदर। विषय आज इस देश के अंदर ये है कि हम किस प्रकार से आज देश के अंदर जो मोदी जी को 5-5 साल का 2 कार्यकाल में, और आज जनता उनके 10 वर्षों का हिसाब किताब, तो आज भारतीय जनता पार्टी उस इंडी क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या गालियां नहीं दी उन्होंने। इंडी, अरे आप भी तो देते रहते हैं, ये तो चलता ही रहता है पॉलिटिक्स में, आप भी तो देते हैं। तो मैं समझता हूं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब भारतीय जनता पार्टी को 5-5 वर्षों का, अपने 10 वर्षों का हिसाब किताब देना है, और
विपक्षी दल को अपनी योजनाएं बतानी है। हम अपनी योजना बता रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ काट कर रहे हैं, सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं और अपनी छाती पीट रहे हैं। इससे बात बनने वाला नहीं है। इसलिए यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है और कोई ऐसा प्रांत, आलोक जी मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं और बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना पिछला प्रदर्शन किया था, आज उनसे बेहतर वह निचले स्तर पे जा रहे हैं। अपने पिछले 2019 के प्रदर्शन से वह निचले स्तर पे जा रहे हैं। लगभग 125 से 150 सीटों का उनको घाटा होने जा रहा है इस चुनाव के अंदर। अरे इस बात की जानकारी भारतीय जनता दीपक पार्टी भाई, को होनी दीपक चाहिए। भाई, अब की बार 400 पार कैसे बनेगा भाई? संजीत जी कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं 100 सीटें कम हो रहे हैं आप। नहीं, 100 नहीं, 150 सीटें कम हो रही हैं। अच्छा, लिख लीजिएगा इस बात को। चलिए दीपक भाई से जवाब ले लेते हैं। अब की बार 400 पार का नारा है इनका। देखिए आलोक जी, जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद 2014 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, 2017 में भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला, और जिस तरीके से लगातार 2019, 2022 में भी जनता का आशीर्वाद, प्यार, समर्थन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, और इसी तरीके से जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो जनता के विश्वास और भरोसे पर रखा है, वो निश्चित तौर अब की बार 400 पार, और तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। जो मोदी सरकार, जो मोदी की गारंटी है, जो मोदी की गारंटी है, जनता की योजना की गारंटी है। आलोक जी, आज देश के अंदर बहुत बड़ा परसेप्शन है। अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई पार्टी की बात कर रहे थे, उन्होंने इस पार्टी के शब्द को ही नहीं समझा। कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी नाम बदल देना चाहिए। भैया, ये भारत की जनता की पार्टी है, ये भारत की जो जनता है उस जनता की पार्टी है। आप नाम बदलने की, आपने क्या लाया? आप हाई कोर्ट का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जब हाई कोर्ट, और आज देखिए, आज हमारे भाई ने कितने होशियारी के साथ में उसका नाम बदलने का काम किया। आज इन्होंने उसका नाम INDAI ही बोला, और आज से पहले तो नहीं बोला। आज से पहले क्यों नहीं बोला? समझने की बात है। इस तरीके से हाई कोर्ट और न्यायालय की अवहेलना करना। जी दीपक भाई, दीपक भाई अभी लगातार मेरी बात आलोक भैया जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आलोक पांडे जी भी हैं। आलोक पांडे जी, 30 सेकंड में खत्म करूंगा आलोक जी, 30 सेकंड, बस 30 सेकंड। देखिए आलोक जी, आज जनता जो है वो परसेप्शन के साथ है कि किसने अपनी सरकार और सत्ता में रह करके कितने योजनाओं का लाभ दिया, और किसने उन गरीबों की, दलितों की जमीनों को छीनने का काम किया, किसने उन गरीबों के सर पर छत देने का काम किया, किसने उन गरीबों के घर पे चूल्हे जलाने का काम किया, किसने उन गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करके। दीपक भाई आलोक जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास फिर आऊंगा। आलोक पांडे जी, जैसे पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने का एक प्रावधान है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उनको और भी तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि गठबंधन बन जाते हैं, उनको रेगुलेट करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बात चुनाव आयोग ने भी कही है। क्या लगता है, गठबंधनों को भी रेगुलेट करने का कोई प्रावधान होना चाहिए? क्योंकि जो मनाया आप अपना नाम रख लीजिए, उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। हम सबको पता है, आपको भी पता है कि जब पॉलिटिकल पार्टियों का गठन होता है तो उसमें कौन सा नाम, कई सारे ऑप्शन मांगे जाते हैं आपसे, फिर उनका रजिस्ट्रेशन होता है। ये सब चीजें गठबंधन में नहीं होती हैं। आलोक जी, एक बात कह दूं, पहले जब इंडिया अलायंस बना था, ये मैं पहला व्यक्ति था जब बिहार तक एक चैनल है रीजनल, उसमें मैंने इस बात का विरोध किया इंडिया शब्द का, और मैंने कहा था इसे इंडिया नहीं इंडी अलायंस कहना चाहिए। तो जो बातें भारत के प्रधानमंत्री तक ने कहा, टीवी मीडिया में सबसे पहला मैंने प्रयोग किया था मीटिंग के 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल आलोक जी, मुझे पता है, तभी आप इस डिबेट में हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज्वाइन करा रहा हूं मैं। बिल्कुल, कंटिन्यू। तो मैं कह रहा हूं कि संविधान में इंडिया का उपयोग प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ कर सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी, या तो प्रीफिक्स में कुछ लगा हो या सफिक्स में कुछ लगा हो। टीवी चैनल भी अपना नाम भारत नहीं रख सकते, उसके साथ कुछ लगा होता है आगे।
गया पीछे। ये बात कांग्रेस भी जानती थी, विपक्ष के सारे गठबंधन के दल जानते थे, लेकिन क्योंकि टेक्निकल बात ये जानते थे कि जब गठबंधन बनाते हैं उसमें अगर नाम इंडिया रख जाएगा तो कानूनन उनके ऊपर बंदिश नहीं रहेगी, इसीलिए उन्होंने गठबंधन के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि उसे ट्रेडमार्क की तरह उपयोग वो नहीं कर रहे हैं। जब हम गठबंधन बनाते हैं तब उसे ट्रेडमार्क की तरह हम प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। और शायद इसीलिए जो कांग्रेस नीति गठबंधन बना उसमें जी। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी या सारे लोगों ने मिल करके उसका नाम इंडिया रखने की कोशिश की, जिससे कि एनडीए बनाम जब इंडिया आ जाएगा तो थोड़ा सा जोश आ जाएगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से जो विपक्ष है उसके पास मुद्दे थोड़े से कम हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजीत जी, हम लोगों ने एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी का वो बयान सुना है, देखा है, और बार बार वो कई बार रैलियों में बोल चुके हैं, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की है, ये लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया की है। ये इस्टेब्लिश करना एक समझदार नेता की कि किसी व्यक्ति की लड़ाई, किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई किसी देश से हो सकती, ये इस्टेब्लिश करना मुझे लगता है कि बहुत बचकानी सी बात है। देखिए आलोक जी, बहुत ही मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो आज वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, याद कीजिए अगर राजनीतिक पत्रकारिता आपने बहुत लंबे समय से किया होगा, क्या विपक्ष के बीच आपस में दोस्ताना व्यवहार नहीं होता था? लेकिन आज भारतीय राजनीति के अंदर है, क्या इस बात से अस्वीकार करेंगे आप? तो क्या कहना चाहते हैं आप? अरे दोस्ताना व्यवहार है तभी तो आपकी पार्टी के तमाम सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो राजनीति के अंदर जो राजनीतिक भातृत्व का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होना चाहिए था, वो नहीं है। हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के कल्चर में है, सभ्यता में है कि वह तमाम सभी दलों के साथ तमाम मतैक्य तो छोड़ दीजिए, जो विरोध की भाषा है उसको भी हम स्वीकार करते हैं और अपने साथ रखते हैं। पंडित नेहरू की प्रथम जब सरकार बनी थी तो हमने डॉक्टर अंबेडकर को भी रखा था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी रखा था। तो आप इस बात को शायद भूल नहीं पाएंगे इस बात को। लेकिन क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पे पूरे जरूर पे आई तो क्या किया उन्होंने? कांग्रेस के पास अगर यदि 2 सीट कम थी तो उन्होंने लोकसभा के अंदर विपक्षी दल का नेता तक बनाने के लिए उन्होंने इतना एक राजनीतिक मानदंड का जो एक न्यूनतम पैरा होता है उस पैरा को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आलोक जी, मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं आपके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वो नियम कानून व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक क्षमता और मूल्य बात होनी चाहिए। अरे संजीत जी, ज्यादा दोस्ताना व्यवहार मत रखिए। दोस्ताना व्यवहार में आपके बहुत सारे साथी दोस्ती करने चले गए बीजेपी में। दीपक भाई कुछ कह रहे हैं। दीपक भाई जी सुन लीजिए, मैं एक बात कंक्लूड कर, आदरणीय हमारे संजीव भाई जो है वो बाहर में रह गए, वो शायद कांग्रेस के कल्चर को भूल रहे हैं, जो खुद ही अपने आप में ही बड़े रहने का काम किया और जो भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त रहने का काम किया, और देश की जनता ने उनको कितने वर्षों तक आशीर्वाद दिया और आज उसका हाल क्या था। और उस कांग्रेस की बात हमारे संजीव भाई कर रहे हैं जिस कांग्रेस की नींव केवल परिवारवाद पर उठती है। अगर कोई अध्यक्ष होगा तो वो गांधी होगा, अगर कोई प्रधानमंत्री होगा तो वो गांधी होगा। अगर वो किसी, आप राजनीति की कौन सी बात कर रहे हैं? और अरे खड़गे जी कौन से गांधी है भाई? ये दीपक जी, दीपक जी बात कहना चाहता हूँ दीपक जी कि सुन लीजिए संजीव भाई, मेरी बात सुन लीजिए। दीपक जी सुन लीजिए, देश का प्रधानमंत्री कोई गांधी इसलिए नहीं होगा क्योंकि नाम के पीछे गांधी है। गांधी लगाना क्या गाली है क्या? और आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, आप राष्ट्रपिता बापू को सुन लीजिए, उसके परिवार के भाई उनके परिवार के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उनकी बहन पार्टी के मुखिया होंगे, राष्ट्रपिता बापू को भाई उनकी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं। राष्ट्रपिता बापू को भी आप किन शब्दों से लगाते हैं, उसका बात तो भूल गए। कितना कांग्रेस में आपने श्यामा प्रसाद जी को, मुखर्जी को, बाबा साहब जी को, जवाहरलाल नेहरू ने कितना पारित करने का काम किया। संविधान के खंडन को रोकने के लिए भी जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार है। आपको इतिहास की जानकारी है क्या अपने कांग्रेस की?
दूसरी देखिए, बात, मेरे पास और आपका आज चेहरा आप- नहीं आ रहा है, तो मैं अगर आपका रिएक्शन दूंगा तो वो जवाब नहीं प्रॉपर जा पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको गांधी शब्द से तकलीफ होगी, क्योंकि आपको नहीं तकलीफ होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व को तकलीफ है, और आप छोड़ दीजिए। संजीत भाई और दीपक भाई, संजीत भाई गांधी दीपक जी, संजीत भाई दीपक जी आपके पास आएंगे, आलोक पांडे जी के पास जाएंगे। आलोक पांडे जी, गांधी शब्द से कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ है जो दीपक जी आपके पास आऊंगा, दीपक जी आपके पास आऊंगा, दीपक जी आपके पास आऊंगा, आलोक पांडे जी के पास चलेंगे। आलोक पांडे जी, लूटने के तकलीफ है, इंडी गठबंधन का नेता तय नहीं, तकलीफ है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि वहां पर अभी कौन प्रधानमंत्री बनेगा नहीं पता, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कौन प्रधानमंत्री बनेगा इंडी गठबंधन में। लगातार आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास। जी सर। संजीत भाई, दीपक जी आपके पास फिर आऊंगा, आलोक पांडे जी से एक सवाल लूंगा। आलोक पांडे जी, इंडी गठबंधन का नेता कोई तय नहीं, ना आपको पता प्रधानमंत्री, अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना अभी संजीत जी को भी नहीं पता है, क्योंकि उस पार्टी का हिस्सेदार हैं ये कांग्रेस के, लेकिन इनको नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री अगर इंडी की सरकार आ जाती तो कौन बनेगा। नीतियां भी अभी ऐसी कोई नहीं जिनको ये कहा जाए कि हम इन नीतियों के साथ इस गठबंधन को आगे ले जाएंगे। दूसरी तरफ एनडीए है, जहां पर चेहरा तय है, नेता तय है, प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा है, और नीतियां भी तय का मतलब ये मानिए कि वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें राष्ट्रवाद को मुखरता देनी है, उनकी नीतियां तय है कि हमें राष्ट्रवाद को लेकर आगे ले जाना है। ऐसे में एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन की जो लड़ाई है उसमें किसका नफा नुकसान, मैं आपके शब्दों में आकलन चाहता हूं, कौन नफे में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा। देखिए सर, पिछले 20 साल से मैं कम से कम भारत की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और इस 2 दशक में जितना कमजोर इस समय विपक्ष लग रहा है उतना मुझे इसके पहले कभी नहीं लगा। 4 में भी नहीं लगा, 9 में नहीं लगा, 14 में भी नहीं लगा, 19 में भी नहीं लगा। 24 में विपक्ष ज्यादा कमजोर है। मैं पिछले 10 महीने से कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस बनने में लेट हो गया, बन गया तो परफॉर्म करने में लेट हो गया। 1 या 2 मीटिंग, एक पटना में अभी हुई है, एक दिल्ली में हुई है, उसके सिवाय इंडिया गठबंधन की मीटिंग तक नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश की मीटिंग से लेकर नाने कितने राज्यों की मीटिंग लगातार जारी नहीं रख पाए। डेट निकलने के बाद मीटिंग हो नहीं पाई। इंडिया गठबंधन का जो निर्माता नीतीश कुमार थे वो इंडिया अलायंस को छोड़ के चले गए। ममता बनर्जी जो दिल्ली में सिंबॉलिक रूप से डेरेक ओब्रायन को लेकर बेचती है, स्वयं नहीं आती। बंगाल में इंडिया अलायंस को 2 सीट भी नहीं देती। तो इंडिया अलायंस जो ना वैचार की, ये मस्तिष्क में है। इंडिया अलायंस मनुष्य के मस्तिष्क में विचार होते हैं, वो किसी के विचार हो सकते हैं, तो उन्हें एग्जीक्यूट करना दूसरी बात है। मैं सपने में सोच सकता हूं कि मैं देश के प्रधानमंत्री हो गया, लेकिन मैं क्या हो गया। तो इंडिया अलायंस मस्तिष्क में ज्यादा है। मैं ग्राउंड में इंडिया अलायंस को बड़ी मात्रा में मजबूत होते हुए नहीं देख पा रहा हूं। ये लोग लेट हो गए इंडिया अलायंस को बनाने में और यूनिटी दिखाने में। बिल्कुल। संजीत जी आपको बहुत सारे मुद्दे, ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं, आपके पास मुद्दे बहुत सारे दिए, बीजेपी ने दिए, एनडीए ने दिए, लेकिन आप स्लिप ऑफ टंग कहें या नादानी कहें, आप शक्ति पे फंस जाते हैं या आप मंडी पे फंस जाते हैं और ऐसा मौका दे देते हैं सामने वाले को कि वो आपको ही उल्टा घेर लेता है। ऐसे में कैसे आप प्लान, इसका लगता है कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं। ऐसे में कैसे आप मोदी से टक्कर लेंगे, कैसे आप एनडीए से टक्कर लेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आलोक जी कह रहे थे, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं आलोक जी, आपने देखा होगा गांव में लोग जमीन में ना अर्थिंग लगाते थे। दिक्कत क्या है कि आज की राजनीतिक विश्लेषण जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हटके लोग सोच ही नहीं पाते हैं। दिक्कत क्या है, आपको आलोक जी थोड़ा सा अपना चश्मे का कैनवास बड़ा करना पड़ेगा। मैं दिखाना चाहता हूं 2019 में क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी? नहीं थी। क्या इस प्रकार का माहौल इस देश के अंदर था? नहीं था। तो आज सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। मैंने तो प्रश्न किया सर। मैं माहौल बताता हूँ। आज माहौल क्या है इस देश के अंदर? माहौल ये है कि देश के अंदर किसानों के प्रति जो एक दुर्भावना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी के माध्यम, उनकी सरकार के माध्यम से किया,
आप भूल जाएंगे कि आपकी देश की किसानों के लिए उन्होंने टीम नहीं बिठाई थे, देश की प्रदेश की दिल्ली की सीमा पर। वो किसान जो लाल किला हमला कर देते थे। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए, सुनिए। सर नहीं, हाँ, सर आप कुछ भी बोलेंगे मैं सुन नहीं सकता। बहुत तकलीफ होगी आपको सुनने में। नहीं सर, मैं तकलीफ की बात नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे संबोधित करके कह रहे हैं। कोई भी किसान देश के संविधान से बड़ा है क्योंकि हमला कर देगा। सर लाल किले पर हमला करने की अनुमति किसानों को नहीं है। किसान इस देश के संविधान से बड़ा नहीं है भाई। सुन लीजिए, आपने बोला है तो जवाब तो सुन लीजिए, थोड़ी सी इतनी धैर्य। सर मैं आपको रोक रहा हूँ इसीलिए कि आप गलत तरीके से बता रहे हैं। सुन लीजिए, देश की पहलवान बेटी के तर्क का कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क का जवाब होना चाहिए। सुन लीजिए, देश की पहलवान बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी किसान वाला क्लियर कर दीजिए। सुन लीजिए ना आलोक जी, दिक्कत होगी, आप राजनीतिक विश्लेषक है, सुनिए जरा। देश की भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिरभूषण शरण सिंह के द्वारा यौन शोषण किया जाता है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, संजीत जी आपको रोकूंगा। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह रिहा हो गए और सीधे हम वहीं चलते हैं। ये दृश्य संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, राज्यसभा सदस्य, वो अभी रिहा हुए हैं। कल ही उनको बेल मिली थी, ईडी ने उनकी बेल पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी और आज वो तिहाड़ जेल से अभी रिहा हो गए हैं। लगभग 6.5 महीने जेल में बंद रहे वो और अब वो रिहा हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितना जोश है। ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मीडिया के तमाम साथी वो वहां पर मौजूद हैं। संजय सिंह अभी कुछ ही पलों पहले तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 6.5 महीने बाद संजय सिंह की रिहाई हुई है। कल ही उनको बेल मिली हुई है, ईडी ने कोई ऐतराज नहीं जताया था उनकी बेल पर। जमानत की कई शर्तें रखी गई, उनमें से अब वो फिलहाल दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जो भी उनका मूवमेंट होगा वो ईडी को बताएंगे, एजेंसियों को बताएंगे, उस मूवमेंट की जानकारी देंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से एक माने जाते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और अभी थोड़े दिनों पहले ही जेल में रहते हुए ही उन्हें दोबारा राज्यसभा सदस्य बनाया गया है और राज्यसभा में यानी कि संसद में सबसे ज्यादा मुखर नेता माने जाते हैं। मुखरता के साथ आम आदमी पार्टी के साथ साथ देश के तमाम मुद्दों पर वो अपना पक्ष रखते हैं। और हम सीधे चलेंगे अपने आयुषी मिश्रा हमारे साथ, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई फोन लाइन पर। सीधे आयुषी के पास चलेंगे। आयुषी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आयुषी, क्या वहां पर स्थितियां हैं? संजय सिंह रिहा हो गए हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को बड़ी राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से और ठीक 24 घंटे बाद संजय सिंह तिहाड़ से रिहा हो गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तिहाड़ के बाहर ही एक सारे कार्यकर्ताओं का भीड़ नजर आया। संजय सिंह को वो तिहाड़ से लेने गए थे, बड़े उत्साहपूर्ण नजर आ रहे थे। और आपको बता दें कि तिहाड़ से निकलकर वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलेंगे। तो देखा जाए तो हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जेल में है, लेकिन संजय सिंह अपने परिवार से मिलने से पहले, अपने घर जाने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, उसके बाद पार्टी दफ्तर जाएंगे। जी आयुषी, एक ही मामले में, शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े शीर्षस्थ नेता अरविंद केजरीवाल को जेल हुई है। उसी मामले में संजय सिंह, जो वो भी शीर्षस्थ नेताओं में गिने जाते हैं, उनको बेल हुई है। इसको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग कैसे देख रहे हैं?
जी बिल्कुल आलोक जी, देखा जाए तो अगर संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह पे भी आरोप था कि 44 लाख रुपए उन्होंने एक व्यापारी से लिए थे, पार्टी को फायदा पहुंचाया था, और ये तमाम जो स्टोरी ग्राउंड है इसको ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किया था, गिरफ्तारी के लिए ये आधार बनाया था। लेकिन उसके बावजूद अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, क्योंकि ईडी अभी तक मनी ट्रेल नहीं पकड़ पाई है, संजय सिंह को लेकर जो गवाह मिला था उसके आधार पर वो कितने दिन तक उनको अंदर रख सकते थे। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं वो, उसके साथ ही पार्टी के संयोजक हैं, और ईडी ने उन्हें मुख्य साजिशकर्ता के रूप में कोर्ट में पेश किया है। उनके ऊपर जो चार्जशीट तैयार है वो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर है, पार्टी के संयोजक है, यानी कि पार्टी में जो भी पैसे आए हैं और जहां भी खर्च किए गए हैं वो सब अरविंद केजरीवाल के इशारों पर किए गए हैं, और किंग पिंग कहा गया है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, जिसकी वजह से ये नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इतने बड़े घोटाले के आरोप में ईडी और सीबीआई दोनों कहीं ना कहीं कोर्ट में इनके खिलाफ केस लड़ रही है। लेकिन अगर संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह के केस को लेकर जब उन्हें जमानत दी जा रही थी तो ईडी ने इसको लेकर विरोध नहीं जताया। ईडी ने आयुषी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दीपक सोनकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। दीपक सोनकर जी, संजय सिंह जो शराब घोटाले के आरोपी थे उनको जमानत कल मिल गई थी, आज वो तिहाड़ जेल से रिहा भी हो गए हैं। आप पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, आप पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, और यह कहा जा रहा है कि जबरन फंसाया जा रहा है शराब घोटाले में तमाम सारे नेताओं को। और ईडी ने जो कल बेल पर सुनवाई हुई थी उस पर ईडी ने कोई भी प्रतिरोध नहीं किया। दीपक जी, दीपक जी की आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है। हम संजीत जी से एक सवाल ले लेता हूं। संजीत जी, संजय सिंह को जमानत मिल गई आपके साथ। जी दीपक जी, दीपक जी आप बोलिए। देखिए, किसी को बेल देना, किसी को रिहाद करना, ये न्यायालय का काम है। न्यायालय अपने नियम अनुसार और अपने जो गवाह और सबूतों के आधार पर जमानत देता है। रही बात जिस तरीके से ईडी के सवाल की, तो ईडी पूरी जांच कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है। कल बेल की सुनवाई के दौरान कोई प्रतिरोध नहीं किया था ईडी ने। देखिए, प्रतिरोध नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो दोषी नहीं। अगर प्रतिरोध नहीं किया तो इसका कोई तथ्य नहीं हो गया, कोई प्रमाणित नहीं हो गया कि दोषी नहीं है। अभी जांच चलेगी। ईडी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, कुछ शर्तें उन्होंने कोर्ट ने न्यायालय भी दी है कि ईडी की ये शर्तों पर आपको रिहा किया जा रहा है। उन शर्तों का, उन नियमों का आपको पालन करना होगा। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई भी संवैधानिक संस्था है, जो कोई भी सरकारी संस्था, कार्रवाई संस्था है, निश्चित तौर पर अपनी पूर्णता और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है, और जो भी जांच में दोषी पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई होगी, ये निश्चित है। संजीत जी, आपकी गठबंधन साथी है संजय सिंह, आप लोग तो बहुत खुश होंगे आज संजय सिंह को रिहाई हो गई। निश्चित रूप से गठबंधन के लिए, संजय सिंह जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए ये सुखद क्षण है। जिस प्रकार का दुर्भावना से सहित आज भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ, जिस प्रकार हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई की है, और इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो प्रयास किया गया है, मैं समझता हूं उसमें उसको ताबूत को तोड़ने में मैं समझता हूं ये पहली कील होगी संजय सिंह के रूप में जो ठोकी जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आने वाले वर्ष में अभी बातचीत चल रही थी, आदरणीय आलोक जी के बातों में मैंने कहा, अगर आपकी बात कहें तो आगे डिबेट को मैं बढ़ाऊंगा अपनी। आलोक पांडे जी से पहले एक सवाल ले लेता हूं। आलोक पांडे जी से एक सवाल ले लेता हूं। आलोक पांडे जी, हम लोग किसी और विषय पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये नया डेवलपमेंट आया और उस पर हम लोगों ने बातचीत शुरू की। एक सवाल इससे जुड़ा ही, संजय सिंह से ही जुड़ा ले लेता हूं आपको। एक बड़े नेता को जेल होती है, एक बड़े नेता को बेल हो जाती है, ये क्या माना जाए एक ही मामले पर? जी, अब ये जो कहते हैं विपक्ष की, ऐसा तो नहीं है कि संजय सिंह से डील कर ली भारतीय जनता पार्टी ने कि अरविंद भाई को जेल भेजो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे, ईडी विरोध न करेगी। भाई विपक्ष कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन मेरा मामला अपना ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़े फायदे का सौदा संजय सिंह बाहर निकल रहा है, अरविंद केजरीवाल के लिए नुकसान का सौदा है। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते थे। देखो, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ तमाम सवालों का जवाब दिया
बीजेपी प्रवक्ता के रूप में दीपक सोनकर ने, कांग्रेस नेता के रूप में संजीत जी ने और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आलोक पांडे जी ने, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़।